हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल हाउ टू कोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सेशन 5 में हम कुछ चर्चा करेंगे कुछ और सीएसएस प्रॉपर्टीज़ की। पिछले सेशन 4 में हमने बात की थी सीएसएस सेलेक्टर्स की, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, क्लास सेलेक्टर होते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर होते हैं, आईडी सेलेक्टर्स होते हैं। तो सिर्फ ये तीन ही सिलेक्टर नहीं होते, कुछ और भी सिलेक्टर्स होते हैं जिसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं कि कुछ और सिलेक्टर्स और क्या पॉसिबल सिलेक्टर्स हो सकते हैं जो कि डे टू डे वर्क में काम आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दो मेन और सिलेक्टर की। तो एक तो होता है ग्लोबल सिलेक्टर और दूसरा है सी एस एस एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है, तो दोस्तों ग्लोबल सिलेक्टर को समझाने के लिए मेरे को आपको कोड में ले जाना पड़ेगा। तो चलते हैं मेरे कोड में। ओके, तो सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं, सेशन 5। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ग्लोबल सिलेक्टर क्या होते हैं। तो हम वापस चलते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी, हमने यहाँ पे स्टाइल शीट को एक्सटर्नल कॉल कर रखी है। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे अपने इस स्टाइल के अंदर चेंज करेंगे। तो आप देख रहे होंगे मैंने कुछ यहाँ पे टाइटल डाल रखा है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो दोस्तों जो स्टार होता है इसको हम यूनिवर्सल सिलेक्टर नाम से बुलाते हैं, इसको हम ग्लोबल सिलेक्टर भी बोलते हैं। ग्लोबल सिलेक्टर का मतलब ये है कि अगर आपको पेज में हर एक एलिमेंट पे मार्जिन 0 और पैडिंग 0 बाय डिफ़ॉल्ट डालना है, तो आप स्टार डिफाइन कर दिए। अगर आपके पेज पे 1000 ऑफ एलिमेंट्स पड़े हैं और सबका कलर आपको ब्लू चाहिए, तो ये सारे एलिमेंट के कलर ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्लू हो गया, बट ये रेड ही है। इसका रीज़न मैं बताता हूँ ये रेड क्यों है। क्योंकि हमने यहाँ पे H1 का सिलेक्टर कलर रेड कर रखा है। अगर हम इसको हटा देंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, ये देखिए। अब मैं बताता हूँ कि ये जो हमने बनाया था, ये जो हमारा H1 एलिमेंट सिलेक्टर है, यहाँ पे जब रेड था तो हमने यहाँ पे भी डाला हुआ है, हमने यहाँ पे भी डाला हुआ है। तो इसने ओवरराइट क्यों कर दिया। अब ओवरराइट इसलिए कर दिया क्योंकि हर सिलेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ रीड करता है आपके स्टाइल को। तो पहले ब्राउज़र ने रीड किया कि पहले आपने ब्लू डिफाइन कर रखा है, देन फिर आपने किसी पर्टिकुलर सिलेक्टर को पकड़ के उसका कलर चेंज कर दिया है। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, आपके प्रॉपर्टीज़ को, आपकी हेडिंग प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू को, जो कलर आपने रेड कर रखा है वो उन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब भी आप ग्लोबल सिलेक्टर में कुछ डालते हैं तो वो अप्लाई हो जाता है इंटायर पेज पे। बट अगर आपने उसको ओवरराइड कर दिया है तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया, पहले से हमने सब पे कलर इसका ब्लू कर दिया, बट अब यहाँ पे हम दोबारा से कलर डिफाइन करके इसको ओवरराइड कर रहे हैं। और ब्राउज़र सीक्वेंसली चीज़ों को गेट करता है। तो पहले ये था, अब ये है, तो ये चेंज हो जाएगा। अगर इसको हम हटा देते हैं तो वापस आपका ये ब्लू कलर हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ग्लोबल सिलेक्टर करता है क्या है। अब जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे HTML में कुछ भी यहाँ पे लिखूँगा, जैसे यहाँ H1 था, ब्लू हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि ये भी देखिए, ये भी ब्लू हो गया। अब मैं कोई अपना बटन, ये मैंने बटन बना रखा है, इसी को मैं, बटन है और पैराग्राफ है, इसी को मैं अनकमेंट कर देता हूँ, पैराग्राफ को हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने बटन बना रखा है। अब देखते हैं बटन में क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों, बटन का फॉन्ट टेक्स्ट का कलर भी ब्लू है। ठीक है, तो आप कुछ भी ऐड करेंगे यहाँ पे उसका कलर ब्लू ही होगा। पैराग्राफ भी ऐड करेंगे, सपोज कि माय पैराग्राफ। ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ तो हर चीज़ आपको ब्लू हो जाएगी। तो इसी का ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे
यूनिवर्सल सिलेक्टर कहिए या ग्लोबल सिलेक्टर, यहाँ पे हमने इसका कलर ब्लू कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ रेड, और छोड़िए रेड हमने बहुत यूज़ कर लिया, हम थोड़ा सा पिंकिश की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेव कर दिया तो देखिए सब कुछ एक साथ चेंज हो जाएगा। यही है ग्लोबल सिलेक्टर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ग्लोबल सिलेक्टर या यूनिवर्सल सिलेक्टर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वापस अपने स्लाइड में। तो नेक्स्ट क्या है, सी एस एस एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो दोस्तों मैंने अपने वीडियो में कई बार चर्चा करी है कि सी एस एस एट्रीब्यूट सिलेक्टर होते क्या हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोडिंग की सहायता समझाता हूँ कि सी एस एस एट्रीब्यूट सिलेक्टर कैसे काम करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं इसमें थोड़ा सा गैप डाल देता हूँ ताकि फोकस आपका बटन पे आए। तो जैसे आप देख रहे हो ये मेरा बटन है, इसके अंदर एक क्लास है। ठीक है, अब बटन के भी कई सारे टाइप होते हैं। अब टाइप यहाँ पे देखिए आपको 4 तरह के बटन दिखा रहे हैं। यहाँ पे बटन है, मेन्यू है, रीसेट है, सबमिट है। अभी मैं फिलहाल इसको सबमिट बटन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपका चलते हैं हम अपने ब्राउज़र में। ठीक है, यहाँ पे ये बटन अब मेरा सबमिट हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, विजिबल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी हमारी CSS की प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, बटन हम एलिमेंट सेलेक्टर लेते हैं, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट डालते हैं, इसका हम गैप देते हैं, हम अपने बटन में टेक्स्ट के बीच में गैप देते हैं। तो इसको हम पैडिंग यूज़ करते हैं। जब भी हम कभी गैप वैप की बात करेंगे तो समझ लिए पैडिंग देना होता है। 10 पिक्सल करते हैं। ठीक है, और हम इस पर देखते हैं। तो ठीक है, इसमें गैप आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा विड्थ भी दे देते हैं। विड्थ दे देते हैं हम इसमें 200 पिक्सल। ठीक, कुछ और देना है इसमें कलर। चलो इसमें हम कलर भी चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम कुछ ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा बटन हो गया। ठीक है, ये हमारा देख रहे पर्पल कलर का बटन सा आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि इसको हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर के थ्रू कैसे इसका कलर कॉम्बिनेशन अपडेट करते हैं। ठीक है, ये आपका एलिमेंट सेलेक्टर था। अब हम कहते हैं एट्रीब्यूट। तो दोस्तों एट्रीब्यूट क्या होता है, क्लास एक एट्रीब्यूट है यहाँ पे, इसी तरह से टाइप भी एट्रीब्यूट है। क्लास को पकड़ के हम कर चुके हैं, बटन में क्लास दे के हम बटन का स्टाइल चेंज कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। अब हम टाइप जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर टाइप इक्वल टू सबमिट है। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले जो भी आप टाइप लोगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। इसी को मैं इसके अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर टाइप को ऐसे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई आपका टाइप क्या है। क्या टाइप था आपका यहाँ पे, सबमिट। ठीक है, सबमिट बटन। तो भी देखिए आपका सारा काम ऐसे के ऐसा ही है। आपको लगेगा कि पता नहीं करते रहे इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं है, तो देख लेते हैं, इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं। अब इसका कलर थोड़ा सा पैरेट जैसा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से शायद कम पता चल रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं इसकी जगह बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। अब देखिए एकदम पैरेट पैरेट, ये देखिए। ठीक है, बटन थोड़ा रेड हो गया तो इसका कलर हम कलर कर देते हैं हम इसको ब्लैक। ठीक है, ब्लैक डाल देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अचीव हमने किया टाइप सेलेक्टेड से। तो सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़िए, यानी कि ये बटन। उसके बाद इसके टाइप को पकड़िए। टाइप इक्वल टू सबमिट कहाँ लिखना होता है, इसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर टाइप इक्वल टू सबमिट लिखना होता है। आई होप कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर आपको ठीक से समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, CSS प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिलेक्टर्स की बात ना करके प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज की बात करेंगे। कलर आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम चलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने HTML में जाके इसको हम गैप को हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अननेसेसरी गैप देना भी नहीं चाहिए। समझाने के लिए मैं देता हूँ यहाँ पे। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग। ठीक है,
इसमें मैं लिखता हूँ माय पैराग्राफ। इसकी स्टाइलिंग हम कैसे करेंगे? इसकी स्टाइलिंग हम करते हैं, चलिए मान लीजिए क्लास बनाते हैं, क्लास रेक्टेंगुलर लिख लेते हैं हम, ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बनाने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे हम आते हैं, ये मैंने क्या कहा था, क्लास को डॉट से स्टार्ट करते हैं हमेशा और कर्ली ब्रैकेट से फिर हमें इसके अंदर डिक्लेरेशन डालनी होती है जो कि हम प्रॉपर्टी वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो हम किसको स्टाइल कर रहे हैं अभी? अपने पैराग्राफ को, ठीक है। इस माय पैराग्राफ में हम इसको रिपीट कर देते हैं क्योंकि कंटेंट अभी नहीं है हमारे पास, तो इसी को बार बार हम रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट हो जाएगा। रेक्टेंगुलर, ठीक है। अभी हम बगैर स्टाइलिंग के देखते हैं दिखता कैसे है। पिंक सब में लग रहा है क्योंकि मैंने ग्लोबली पिंक डाला हुआ है यहाँ पे, ये है ना पिंक, ठीक है। पिंक पसंद नहीं आ रहा है तो इसको हम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ा ज़्यादा चटकीला कलर हो गया, तो हम इसको ये कलर कर देते हैं और देखिए सारा कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये रहने देते हैं, थोड़ा सा सूदिंग सा है। अब हम बात करते हैं कि हमने क्लास बनाया, अब हम क्या कह रहे हैं, समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? जो आपके टेक्स्ट को स्टाइल करते हैं, यानी कि आपके टेक्स्ट में कलर चेंज कर सकते हो, आप उस टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हो, उस टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, उसमें लाइन हेड दे सकते हो। सब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ कि कैसे काम करता है। मैं अब आता हूँ अपने कोड पे। सबसे पहले रेक्टेंगुलर बनाए तो हम रेक्टेंगुलर बनाते कैसे, इसकी विड्थ होनी चाहिए और हाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें विड्थ दे देते हैं 300 दे देते हैं, तो देखिए लेफ्ट में भाग गया। चलिए भागने दीजिए, इसको बीच में लाने के लिए भी दूसरे उपाय हैं। तो यही सब होता है लेआउट में, कहाँ से कहाँ हमें कुदाना होता है, इसको इसको यहाँ देना है, बीच में देना है, राइट में जाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है अलाइन लेफ्ट ही होता है चीज़ें, ठीक है। इसको राइट में करना है हमें, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। राइट में करने के लिए हमें इसमें इसको मार्जिन बीच में रहना है, तो हमें ऑटो मार्जिन लगाना पड़ता है इसके लिए। तो जैसे मार्जिन मैं इस तरह से दे देता हूँ, इस तरह से हम करेंगे तो शायद बीच में आ जाएगा, देखिए आ गया। तो इस तरह से कोई बीच में करना होता है तो आपको बीच में कर सकते हैं। ये शॉर्टकट लिखा हुआ है मैंने, इसका मतलब ये होता है कि टॉप बॉटम जीरो और लेफ़्ट राइट ऑटो, यानी कि इधर से कोई मार्जिन नहीं है, इधर से बीच में आ गया, ये लेफ़्ट राइट ऑटो हो गया। ऑटो का मतलब बीच में लेना है। इसको थोड़ा सा चिपक गया इसके साथ, इसको थोड़ा सा हम दे देते हैं इसके अंदर, 20 पिक्सल दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अपने आप ले लेगा, ये देखिए हट गया। अब ये हमने पैराग्राफ लिख दिया, ठीक है। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। अभी हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की कोई बात नहीं करी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है? एक टेक्स्ट का फॉन्ट साइज होता है, ठीक, ऐसे फॉन्ट साइज होता है, इसके अंदर दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। एक एक चीज़ हम सेव करते हैं और एक एक चीज़ हम दिखाते भी हैं। ये देखिए बड़ा हो गया। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं? फॉन्ट फैमिली, ठीक है। इसमें से कोई भी आप ले लो, टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये फॉल बैक फॉन्ट होता है कि बाई चांस किसी के सिस्टम में ये नहीं मिलेगा तो इसको ढूंढेगा, ये नहीं मिलेगा तो इसको ढूंढेगा। तो 3 फॉन्ट कम से कम लेके चलते हैं बेस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये देखिए इसका चेंज हो गया, ठीक। और क्या क्या हो सकता है? फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, अपने स्लाइड पे आते हैं। फॉन्ट फैमिली, लाइन हाइट, ओके। लाइन हाइट दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन हाइट ऐसे लिखते हैं हम। लाइन हाइट जनरली हम फ़ॉन्ट साइज से के आसपास ही देते हैं। जैसे फ़ॉन्ट साइज हम यहीं इसको यहीं ले लेते हैं, उठा के ना यहाँ डाल। फ़ॉन्ट साइज पहले ना हम इसको एक स्टैंडर्ड 16 रखते हैं, 16 पिक्सल, ठीक। देखते हैं होता है क्या, कुछ चेंज होता है इसमें, पहले ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए 16 दिया, ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपक गया, ठीक है, बहुत गंदा लग रहा है। तो लाइन हाइट दोस्तों यही मैनेज करने के लिए होता है कि आप कम से कम फ़ॉन्ट का जितना वेट है ना उतना वेट तो आपको रखना ही चाहिए मिनिमम। लाइन हाइट ये मिनिमम होता है ताकि ये चिपके नहीं। बट अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है कि मेरे बड़े बड़े हेडिंग्स हैं, मान लीजिए 50 की हेडिंग है और 50 मैंने यहाँ पे लाइन हाइट दे रखा है, तो ये इतना अच्छा विजुअल होगा नहीं, ठीक है, ये थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा है।
तो इसको हम क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, इसको 60 कर देते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आपको जितना अच्छा लगता है। तो ये देखिए अब गैप आ गया, तो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। आप इसको अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है, सूटेबल लगता है, इस हिसाब से आप अपने लाइन हाइट घटा बढ़ा सकते हैं। लाइन हाइट का मतलब रहता है कि दो लाइन के बीच में जो स्पेस होता है, आपने वर्ड पैड में किया होगा, उसमें आप देखते होंगे कि भाई क्लिक करके बीच में लाइन की गैपिंग आप बढ़ाते हो, वो एक्चुअल में HTML में CSS में लाइन हाइट होता है। ठीक है, बेसिकली वो सारी जो स्टाइलिंग आप वर्ड में करते हो ना, अपना CV बनाया होगा या फिर कुछ और चीज़ें बनाई होंगी, कोई आर्टिकल लिखा होगा, तो उसमें आप ये सारे काम कर रहे होते हैं, बट वहाँ पे ना सारे इस तरह से यहाँ पे मेंशन होता है। ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, ये कलर सेलेक्ट कर लिया, फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, तो वो ऐप भी अपने आप में कोई ना किसी ने उसके पीछे इस तरह से ही प्रोग्रामिंग की होगी, जिससे आपको वहाँ पे दिखता है। और यहाँ पे हम वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यानी कि अब हम लोग प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ बता दी, इनकी वैल्यूज़ बता दी है। वैल्यू आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, फ़ॉन्ट फैमिली हो गई। ठीक है, तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हो गई। आई होप कि टेक्स्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं क्लियर हो गई हैं। एक और मैं बता देता हूँ जहाँ पे मेंशन नहीं है, कि फ़ॉन्ट ये बहुत यूज़ होता है, फ़ॉन्ट का फ़ॉन्ट वेट। हम इसको मिनिमम कम से कम जो हमारा रेगुलर स्टाइल होता है 400 होता है, 400 तक भी आपको कोई फ़र्क दिखेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैं देखो यहाँ पे ना अब 700 करता हूँ, ये देखिए बढ़ गया। तो जनरली हमारे पास जो होता है कि तीन तरह की चीज़ें होती है इसमें, कि जैसे अभी मैं स्टाइल नहीं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, जैसे रेगुलर। ठीक है, रेगुलर के लिए आप यूज़ करते हो 400, और जैसे आपको कोई बोल्ड दिखाना होता है, सॉरी, जैसे बोल्ड दिखाना होता है तो उसके लिए आप यूज़ करते हो 700 जनरली। तो ये रेगुलर फ़ॉन्ट है और ये बोल्ड है, ज़्यादातर यही दो चीज़ें यूज़ होती हैं, या तो आपको बोल्ड करना होता है या रेगुलर करना होता है। तो आप 700 भी लिख सकते हो, इसकी जगह बोल्ड भी लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो रेगुलर फ़ॉन्ट यानी कि एक नॉर्मल फ़ॉन्ट, अगर आप 400 बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है वैसे ब्राउज़र का, जनरली लोग बोल्ड कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, फ़ॉन्ट वेट 700 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल्ड हो गया। अब मैं यहाँ पे इसको इसकी जगह अगर मैं बोल्ड भी कर दूँ तो भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यानी कि बोल्ड इक्वल टू 700। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, फॉन्ट स्टाइल। ये देखिए इटैलिक है, नॉर्मल है, इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं, बट आप स्टाइल इटैलिक ही लेके चलते हैं। ये एडवांस चीज़ें हैं, ये आपके मैं बताऊंगा तो आपको ऊपर से निकल जाएगा। तो अभी मैं इटैलिक बताता हूँ, क्योंकि इटैलिक आप लोग देखा होगा, समझ जाएंगे जल्दी। ठीक है, आप देखिए स्टाइलिंग में चेंज देखिए स्क्रीन पे, ये देखिए क्या हो गया है ना। कभी बार हिंदी वर्ड होते तो हमें इटैलिक करना होता है इसको, ये हम इस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है फिर समझने में। आई होप कि बहुत क्लियर तरीके से मैं बता रहा हूँ और सरल तरीके से बता रहा हूँ। तो ये हमने कर लिया। अब आते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ पे। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं बताता हूँ धीरे धीरे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने पास इसी को ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। इसका थोड़ा सा ना, इसका रेक्टेंगल थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 500 कर देते हैं, और इसको 200 कर देते हैं, इसी में रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। एक और प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, इसमें ना हम चारों तरफ से ना एक बॉर्डर डाल देते हैं। बॉर्डर, जब भी आपको बॉर्डर देना होगा ना तो ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर में हम मैं डिफाइन करता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड। ये दोस्तों ये शॉर्टकट है, बट आप लोगों को शॉर्टकट ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी चीज़ को क्या वैल्यू होता है। अभी मैं ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैं याद रखें 6 हैश वैल्यूज़ होता है, तो 6 डालने पड़ेंगे आपको। तो और बॉर्डर का कमाल क्या होता है, देखिए आपको चारों तरफ से एक बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं ये बाहर निकल गया। ये बाहर क्यों निकला है, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल 500 बाई 200 बनाया। तो इसको हटाने का तरीका यह है कि आप इसमें से इसकी फिक्स हाइट हटा दो, ये अपने आप ले लेगा। और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, ज़रूरत है 600 कर देते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा रेक्टेंगल नहीं है ये, अब है रेक्टेंगल। अब हम बैकग्राउंड पे आते हैं।
तो बैकग्राउंड कैसे करेंगे, अब इसके अंदर बैकग्राउंड हमें लिखना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, ठीक, यहाँ से हम बैकग्राउंड लिखते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड, ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज अगर ये आपके पास नहीं आ रहा है इंटेलिजेंस से, बीएस में तो आ ही जाएगा, बट अगर नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से लिख लो बैकग्राउंड हाइफन इमेज, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम डालेंगे, सॉरी ये क्लास नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ, क्लास नहीं है ये, या कोई सिलेक्टर नहीं है ये, ऑलरेडी आप एक क्लास के अंदर हो, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू पेयर्स बना रहे हो। तो बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा इमेज का यूआरएल। तो यानी पे यूआरएल ऐसे देते हैं, देखिए स्टाइल भी दे रहा है यहाँ पे किस तरह से करना है। और इसके अंदर आप ऐसे करके, मेरे पास एक इमेज नाम से सेम रूट पे पड़ी हुई है एक फाइल, ठीक है। कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है, मैंने एसेट के अंदर इमेज डॉट जेपीजी भी है, इमेज डॉट पीएनजी भी है, ठीक है। तो कोई भी कॉल कर सकते हैं, तो मैंने जेपीजी कॉल कर लिया। अब देखते हैं वहाँ पे हुआ क्या, कुछ कुछ तो हुआ है, कुछ बैकग्राउंड आया, बट ये बैकग्राउंड ठीक से आ नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास ये बैकग्राउंड, मैं इमेज को ना इसमें होगा एसेट्स के अंदर, ये देखिए ये इमेज का जो साइज़ है बहुत बड़ा है और मेरा कंटेनर जो है काफ़ी छोटा है। तो ये मेरे को बैकग्राउंड दिखाना है, तो बैकग्राउंड तो दिख ही नहीं रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड इमेज लगाया है, तो हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज लगाएंगे जिससे आपका बैकग्राउंड दिखेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज हमने ये डाल दिया। अब बैकग्राउंड को हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड साइज लेते हैं कि बैकग्राउंड को साइज के साथ क्या करना है। तो इसमें आप सिलेक्ट कर लो कवर, इसके अंदर कई प्रॉपर्टी है। कंटेंट्स का अपना मतलब होता है, ऑटो का मतलब जैसा है वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। कवर मैं बताता हूँ कि कवर क्या होता है। कवर करने से क्या होगा, अब मैं इसको अपने पेज पे ले जाता हूँ, ये देखिए पूरी बैकग्राउंड आ गई। यानी कि कवर क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके इमेज को इस रेक्टेंगल के अंदर कवर अप कर देता है। कितनी भी बड़ी इमेज हो वो ऑटोमेटिकली इसको रिसाइज करके इसके अंदर दिखा सकता है। मान लीजिए कोई बैकग्राउंड है, इसके ऊपर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट ये टेक्स्ट आपको दिख नहीं रहा है, तो वापस आइए अपने कलर में, इसी में है ना हम, तो इसी के अंदर वापस कलर डाल देते हैं, इसमें कुछ भी डाल दीजिए इसमें से उठा के, ठीक है। लाइट कलर है तो दिखना शुरू, ये आपका कलर आ गया। तो बैकग्राउंड हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब एक प्रॉपर्टी थी हमारी कंटेन, तो देखते हैं कंटेन करके क्या होता है, आप खुद देखिए। देखिए ये देखिए क्या हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए इसमें से टेक्स्ट गायब कर देता हूँ HTML में से, क्योंकि शायद समझने में दिक्कत आ रही है। इसको भी क्लोज भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने दोनों साथ में हटा दिए थे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ आएगा नहीं, अब इसमें टेक्स्ट नहीं है तो ये भी चला गया। तो हमें इसमें अब थोड़ी हाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट तो है नहीं, टेक्स्ट ने उसको हाइट मेंटेन कर दिया टेक्स्ट के थ्रू, तो इसलिए हम 200 पिक्सल हाइट दे देते हैं अब। तो अब ये आएगा। अब ये देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये भाई रिपीट क्यों हो रहा है। रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने नो रिपीट नहीं लगाया। तो इसके लिए प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। क्या करना है आपको, यहाँ पे नो रिपीट करना है। नो रिपीट का मतलब है कि बैकग्राउंड आपको एक ही बार चाहिए एक कंटेनर के अंदर, तो ये हट गया यहाँ पे, बट यहाँ पे खाली आ रहा है। तो बेसिकली उसने क्या किया, प्रोपोर्शन के हिसाब से कंटेन ने अपने आप को स्केल डाउन कर लिया, लेकिन कवर नहीं किया। कवर क्या करता है, बैकग्राउंड को ऑटोमेटिकली पूरे हिस्से में उसको अप्लाई कर देता है। ये डिफरेंस है कवर और कंटेन में। कंटेन क्या करता है, उसने सीधे सीधे आपको आपके इमेज को स्केल डाउन किया, उसको इससे मतलब नहीं है कि कंटेनर में कहीं पे वाइट स्पेस आ रहा है या कुछ आ रहा है, वो अपने प्रोपोर्शन में चलता है। लेकिन कवर क्या करता है, वो प्रोपोर्शन में तो चलता है लेकिन वो अपने हिसाब से रिसाइज होके पूरे उसमें वो आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं दिखी यहाँ पे, लेकिन उसने इमेज को पूरा ऑक्यूपाई भी कर लिया है, उसकी क्वालिटी भी नहीं ख़राब हुई है, स्ट्रेच भी नहीं हुआ है। अब इसमें देखिए नीचे में क्या होता है कि थोड़ी सी हाइट बढ़ा देंगे, हम इसके अंदर थोड़ी सी हाइट बढ़ा देंगे, मान लीजिए 400 कर देते हैं, कहीं से भी इमेज की क्वालिटी या स्ट्रेच नहीं हुई है। तो
ज़्यादातर हमें आप कवर का यूज़ करना चाहिए जब भी आप फ़ोटो को एज ए बैकग्राउंड यूज़ करते हो CSS से। यहाँ पे हमने इमेज को CSS के अंदर एज ए बैकग्राउंड यूज़ करना है, तो ये 3 प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखिए। अब क्या करते हैं हम, मान लीजिए आपको थोड़ा सा लेफ्ट से चाहिए या सेंटर वाला व्यू चाहिए, राइट वाला व्यू चाहिए, तो इसके लिए हम करते हैं बैकग्राउंड का पोजीशन देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इसमें पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन में आप सेंटर लिख देंगे, तो इसका मतलब होगा कि आपको लेफ्ट और राइट दोनों से बीच वाला हिस्सा चाहिए। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा इधर आ गया, यानी कि बिल्कुल ये अब सेंटर में है। अगर आपको टॉप बॉटम सेंटर लेफ्ट क्या कहते हैं एक्स पोजीशन लेफ्ट से चाहिए, तो ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, इससे आपको ये देखिए ये इधर की चीज़ें ज़्यादा आ गई। ठीक है, तो अगर राइट करेंगे तो राइट की चीज़ें ज़्यादा आ जाएंगे कि यहाँ चला गया, इधर चला गया, तो आप मैनेज कर सकते हैं इसकी पोजीशन से। तो अभी के लिए हम सेंटर ही रखते हैं। सेंटर का मतलब है कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर से आपकी इमेज दिखेगी। तो ये बैकग्राउंड इमेज का हमारा काम हो गया। चलिए अपने नेक्स्ट चीज़ में चलते, बैकग्राउंड कलर कर दे, बैकग्राउंड इमेज हम समझ गए। अब इमेज प्रॉपर्टीज़, तो इमेज प्रॉपर्टीज़ दोस्तों मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इमेज यहाँ पे भी आपने इमेज का यूज़ किया एज ए बैकग्राउंड। चलिए अब यूज़ करते हैं इसको HTML के अंदर, कि HTML के अंदर इमेज हम कैसे दे सकते हैं। वैसे तो ये HTML का है, बट HTML में इमेज हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इमेज src इमेज डॉट लगाएंगे, जो एक्सटेंशन का नाम होता है JPG। ठीक है, और फिर हम कर देंगे इसको क्लोज। अभी ऐसे ही करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कहाँ गया, ये इमेज दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है, ये जो आता है इसका मतलब ये है कि इमेज का पाथ गलत है, क्योंकि हमारा जो इमेज है ये एसेट के अंदर है। तो हमें इस एसेट देख रहे हैं आप, ये इस सेट के अंदर है, तो इसका पाथ जो है एसेट ऐसे करके ये है ना, ये आ गया वैसे। ठीक है, ऐसे देने पड़ता है, जिस फोल्डर के भी अंदर है उसका फोल्डर पाथ देना पड़ता है। ठीक है, अब आएगा ये देखिए आ गया इमेज, बहुत बड़ी आ रही है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा हम कैसे करते हैं, इसको छोटा हम यहाँ से नहीं करते हैं, इसको छोटा हम यहीं से कर लेते हैं। अब ये एक इमेज है, इसको ना टैग सेलेक्टर के थ्रू करते हैं। ये टैग मैंने पकड़ लिया, इसका कर्ली ब्रैकेट में मैं कह देता हूँ इसका विड्थ कितना रहना चाहिए, इसको हम कर देते हैं 800 कर देते हैं, 800 पिक्सल। हाइट हम नहीं डालते हैं, क्योंकि हम डालेंगे तो हो सकता है स्ट्रेच हो जाए, इसलिए हाइट हम इसको ऑटो कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये खुद देख लें कि भाई हाइट का अपने हिसाब से मैनेज कर लो। विड्थ में बता देता हूँ कि इतना होना चाहिए, देख रहे हैं, तो जितना चाहिए आपको विड्थ, ये हाइट ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा। हमारा 200 ही चाहिए, तो इतना छोटा होगा, बट सब कुछ आ रहा है, पूरी इमेज आ रही है इसके अंदर। ठीक, तो कितनी बड़ी इमेज छोटी हो गई, वो भी CSS से। ये 2 प्रॉपर्टी मैंने लगाया और छोटी हो गई। तो बेसिकली यही है इमेज की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये इमेज की जो की वैल्यू पेयर्स है, ये कोई इमेज की नहीं होती है, जनरल होती है। आपको लगाना कहाँ है ये देखना पड़ता है। बॉर्डर अगर मैं ये वाला बॉर्डर यहाँ से कॉपी करके इधर डाल दूँ तो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी ब्लैक बॉर्डर आ गया ना, ब्लैक बॉर्डर। तो ये हमने इमेज को यूज़ करना सीखा। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ है। ओह, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज़रूर आप देखिए और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो लोग भी इस फील्ड में स्टार्ट कर रहे हैं, HTML CSS सीखना चाह रहे हैं, या बहुत ही बिगनिंग में हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, तो कृपया उसको हमारे चैनल का लिंक दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही मैं आगे के वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ कर पाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद एंड बाय बाय।